नमस्कार। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि वो कौन से रीजंस हैं जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे प्रेशर बना हुआ है और यहां से स्टॉक मार्केट और कितना गिर सकता है और किस तरह का परफॉर्मेंस हम स्टॉक मार्केट से आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में जो गिरावट आ रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। देखिए, काफ़ी समय से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए हैं, खासकर मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है, वो भी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। लाइक निफ्टी 50 का अगर आप ट्रेलिंग पी देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो 23 से भी ज़्यादा जा चुका था, जो कि अब गिर कर 22 के आसपास हुआ है। लेकिन 22 भी ऐसा नहीं कि कम है, फेयरली वैल्यूड भी नहीं है, फेयरली वैल्यूड से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। और ये तो सिर्फ मैं लार्ज कैप की बोल रहा हूँ। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप देखेंगे तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है वहाँ। निफ्टी मिड कैप 150 का कुछ दिनों पहले भी हमने डिस्कस किया था। ट्रेलिंग पी वो 27.3 के आसपास था, जो कि अब फिलहाल घटकर 26.6 हुआ है। तो कुछ लोगों को लग रहा है मार्केट बहुत गिरा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, ये 3, 4, 5% गिरने से मार्केट्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो 27.3 से अभी 26.6 हुआ है, अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। उसी तरह से स्मॉल कैप आप देखें, स्मॉल कैप कुछ दिनों पहले जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 28.4 था ट्रेलिंग पी, जो कि घटकर 27.6 हुआ है। तो अभी भी मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप यस वो स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण ये जो गिरावट है वो हुआ है। ऑफकोर्स देखिए, मार्केट जब भी ओवर वैल्यूड हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो गिरावट के ना उसको बहाना चाहिए होता है गिरने का। तो अब जान लेते हैं कि वो कौन से, मतलब वो कौन कौन सा बहाना है जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स गिरा है पिछले कुछ दिनों में। स्टॉक मार्केट जब भी ओवर वैल्यूड हो जाते हैं तो दो तरीके से वहाँ पे एडजस्टमेंट्स होते हैं। एक होता है प्राइस करेक्शन और दूसरा होता है टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन का मतलब ये हुआ कि कुछ महीनों तक मार्केट मूव ही नहीं करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, मोस्टली वहीं पे रहेगा, ना बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, कुछ महीनों तक 3, 4, 5, 6 मंथ्स इसी तरह से चलेगा ये। और दूसरा है प्राइस करेक्शन, वहाँ पे मार्केट गिरने लगेगा, कुछ ज़्यादा ही गिर जाएगा, लाइक 10%, 15% इस तरह से गिर जाएगा। तो रीसेंट डेज में जो देखने को आया वो तो ऑफकोर्स आप फिलहाल तो लग रहा है प्राइस करेक्शन हुआ है, बट हाँ ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा करेक्शंस हुआ है। प्राइस करेक्शन के लिए कम से कम 10% तो मार्केट को गिरना होगा, जो कि अभी गिरा नहीं है, बट हाँ आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। ना हम कुछ रीजंस के बारे में जान लेते हैं जिसके कारण इन स्टॉक मार्केट्स पे प्रेशर बना हुआ है। तो देखिए, सबसे जो बड़ा रीज़न फिलहाल जो देखने को मिलेगा वो है अर्निंग्स, क्योंकि अब कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स हैं वो आने लगे हैं। और देखिए, इस क्वार्टर में अगर पूछा जाए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, तो फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा था कि यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं, लार्ज बैंक्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखिए रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। लार्ज बैंक्स का अगर आप रिजल्ट देखें, HDFC का रिजल्ट कुछ खास नहीं है, एक्सिस का कोई खास नहीं है, कोटक का कोई खास नहीं है। लार्ज बैंक्स में सिर्फ ICICI एकमात्र ऐसा बैंक है जिसका रिजल्ट्स अच्छा है, काफ़ी अच्छा है इनफैक्ट रिलेटिवली अगर आप देखें तो। बाकी तो डाउन एंड आउट लग रहे हैं। और उसका बड़ा रीज़न हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ना। देखिए, अब है डिपॉजिट रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उसके कारण अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स देखेंगे बैंक्स का, तो लास्ट ईयर के मुकाबले वो 1%, 1.5% तक बढ़ चुका है। मार्जिन ग्रोथ आप देखें, वहाँ पे भी बुरी तरह से हिट हो रहा है, क्योंकि अब जो डिपॉजिट्स है वहाँ पे बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। पहले काफ़ी कम दे रहे थे, अब उन्हें बढ़ाना पड़ा है, और थोड़ा बहुत शायद और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ उसके मुकाबले कम हो रहा है, तो थोड़ा सा शायद और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो मार्जिन का कंप्रेशन है वो शायद 2 क्वार्टर्स के लगभग और शायद देखने को मिले, 1-2 क्वार्टर तो बिल्कुल देखने को मिलेगा, और वहाँ पे भी बैंक्स के परफॉर्मेंस पे थोड़ा प्रेशर रहेगा। बैंक्स में भी HDFC बैंक, आपको पता है HDFC बैंक और HDFC दोनों के मर्जर के बाद जो इसका वेटेज है निफ्टी में 13% से भी ज़्यादा है, और HDFC बैंक का रिजल्ट्स अच्छा नहीं है, तो लगातार वो स्टॉक गिर रहा है, उसके कारण निफ्टी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, वो भी लगातार गिर रहा है। सेकंड रीज़न मैंने आपको हमेशा बोला है, US 10 ईयर पे आपको ध्यान देना है। तो US 10 ईयर 5% क्रॉस किया, उसके बाद 4% से नीचे आ गया, अब फिर से 4% क्रॉस कर गया है, 4.12%।
आपको पता है फेड रिजर्व लास्ट ईयर से ही ऐसा कर रहा है, कभी बोलता है इंटरेस्ट रेट घटाएगा, कभी बोलता है हमें नहीं पता है कब क्या होगा। उसके बाद कभी कभी लगता है कि इंटरेस्ट रेट शायद जल्दी ही कट होना शुरू होगा, कब फिर उसके बाद वो आकर बोलते हैं कि नहीं अभी इंटरेस्ट रेट कट में तो बहुत टाइम लगेगा। एक तरह से कन्फ्यूज़न होता है। तो जब भी ये कन्फ्यूज़न होता है तो वहाँ का यील्ड्स थोड़ा ऊपर जाता है और स्टॉक मार्केट पे प्रेशर बनता है। तो वो भी एक रीज़न माना जा सकता है जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स पे थोड़ा प्रेशर है। थर्ड रीज़न है सेबी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप नॉर्म्स को 1 फरवरी से लागू करने जा रहा है। तो ये अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप होता क्या है? अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप का मतलब हुआ कि जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसका कंप्लीट डिटेल्स आपको देना होगा। कंप्लीट डिटेल्स का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया इंडियन स्टॉक्स पे, अब जब आप कंपनी का डिटेल्स चेक करेंगे कि ओके इस कंपनी में किसका इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि वहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे कंपनी का है। तो यहाँ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है कौन। तो वहाँ फिर आपको बताना पड़ेगा कि ओके इस कंपनी में किसी दूसरे कंपनी का पैसा है, तो उस दूसरे कंपनी में किसका पैसा है। तो इसी तरह से आपको लास्ट पर्सन तक या लास्ट कंपनी तक जाना होगा, कंप्लीट डिटेल्स देने होंगे जिसका कि पैसा इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है। क्योंकि अभी तक कई मामलों में ऐसा होता है ना कि ज़्यादातर कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट आया, उस कंपनी में किसी दूसरे कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको क्लियरली पता ही नहीं चलेगा कि वो पैसा आ कहाँ से रहा है, किसका पैसा है। अब ऐसा नहीं है, अब आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि ठीक है कंपनी में किसी दूसरी कंपनी का पैसा, अब बताइए कि दूसरी कंपनी में किसका पैसा है। अगर फिर से कोई कंपनी है तो उस कंपनी में किसका पैसा है। तो कहीं ना कहीं आपको पूरा डिटेल्स देना होगा जिससे क्लियरली पता चल सके कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जो पैसा आ रहा है वो पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहा है। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे वो इंडियन इक्विटीज़ में फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाएंगे और जो उनका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो भी उन्हें लिक्विडेट करना होगा। अभी शायद 180 डेज का टाइम उसके लिए दिया जा रहा है 1 फरवरी से। फोर्थ रीज़न है एफआईआईज का सेलिंग। तो देखिए एफआईआईज ने नवंबर दिसंबर में तो बाइंग बहुत किया था, खासकर दिसंबर मंथ में तो बहुत ज़्यादा बाइंग किया था। तो जैन में अब उन्होंने सेलिंग स्टार्ट किया है, 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का सेलिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उस कारण भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे प्रेशर बना हुआ है। एफआईआईज का सेलिंग क्यों होता है? देखिए एक तो है कि यूएस में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे यील्ड्स बढ़ रहे हैं, तो जिसे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है वो फिर से वापस जाएगा कि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, वहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ। इंडियन इक्विटी मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं, यू नेवर नो कब गिर जाएंगे। ज़्यादा रिटर्न्स, इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी शायद इंडियन इक्विटीज़ से नहीं आए, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो जैसे ही हमारा वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल होगा या फिर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए, आने वाले रिजल्ट्स, क्योंकि अभी तो बहुत कम रिजल्ट्स हैं और देखना होगा, तो उसके कारण भी एफआईआईज का पैसा इंडियन मार्केट्स में आ सकता है। सो ये थे कुछ रीजंस जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे प्रेशर बना हुआ है और जो भी गिरावट आया है मोस्टली इन्हीं रीजंस के कारण आया है। देखिए यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो भी रीजंस हैं ये शॉर्ट टर्म के रीजंस हैं। ऐसा नहीं कि कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कोई हमारे स्टॉक मार्केट्स पे इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने जा रहा है, शॉर्ट टर्म इवेंट्स हैं। साथ ही मैंने आपको हमेशा बताया क्रूड ऑयल चेक करें। क्रूड ऑयल अगर देखेंगे ब्रेंट क्रूड तो 78-79 के आसपास है बैरल, तो यूएस डॉलर्स पर बैरल, तो वो ज़्यादा है नहीं, मतलब हमारे कंफर्ट जोन में है। जीडीपी ग्रोथ रेट ऐसा नहीं कि हमारा कुछ घट रहा है, हमारा तो लगातार बढ़ रहा है, मतलब 6.5% टू 7% हुआ। अब तो बोला जा रहा है शायद 7.3% हम चले जाएँ। नेक्स्ट ईयर बोला जा रहा था 6.5%, अब आरबीआई बोला कि नहीं नेक्स्ट ईयर भी हम, दैट इज़ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात मैं बोल रहा हूँ, वो भी अब 7% के आसपास होगा। तो चीज़ें तो अच्छी लग रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट का वो तो चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि वो बंद हो गया, उसी रेट से चल रहा है। उसके बाद अब प्राइवेट सेक्टर का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैंने आपको कई बार बताया 70-75%, 80% इस रेंज में चल रहा है। तो यहाँ से वहाँ भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है और आने वाले नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में वहाँ से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा प्राइवेट सेक्टर की ओर से, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। रूरल साइड में थोड़ा प्रेशर बना हुआ, लेकिन अर्बन एरियाज़ तो ठीक ठाक कर रहे हैं ऑलरेडी, कंजम्पशन की बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन रूरल में थोड़ा प्रेशर था। मॉनसून का भी थोड़ा प्रॉब्लम आया, लेकिन अब ये इलेक्शंस के भी का समय आ चुका है, तो रूरल ऑलरेडी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि एचयूएल का रिजल्ट्स आया आपने देखा होगा, तो रिजल्ट्स अच्छा नहीं है, मोस्टली वो रूरल का सेल्स वहाँ हिट हो रहा है उनका। तो लेट्स सी, मतलब अगर वहाँ थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है तो वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा इंडियन मार्केट्स के लिए। यूएस में नवंबर में इलेक्शंस है, तो वहाँ पे चांसेस लग रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप फिर से वापस आएंगे। तो अगर वो वापस आते हैं तो उसके कारण ये जो रसिया यूक्रेन का वॉर है शायद ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा।
जिस तरह का हेल्प यूएस से मिला है यूक्रेन को उसमें कमी आएगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अगर ये वॉर बंद हो जाए तो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। तो लेट्स सी, अगर वो होता है तो वो भी काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल अगर सारे फैक्टर्स को देखा जाए तो हमारे सामने, इंडियन स्टॉक मार्केट के सामने सिर्फ एक कंसर्न है, और वो है हमारा वैल्यूएशन। उसके अलावा कोई भी मेजर कंसर्न नहीं है। जो भी कंसर्न है वो कुछ दिनों तक रहेंगे, फिर वो चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमें कोई प्रभावित करने जा रहा है। हाँ, ये वैल्यूएशंस है, लेकिन वैल्यूएशंस का तो देखिए यही उपाय है कि या तो टाइम करेक्शन हो या फिर प्राइस करेक्शन हो। तो थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन हुआ है, थोड़ा बहुत अगर और हो जाए तो अच्छा है, वो हेल्दी होगा स्टॉक मार्केट्स के लिए, उसमें कुछ बुराई नहीं है। क्योंकि मार्केट जब थोड़ा गिरेगा, वैल्यूएशंस थोड़ा रीजनेबल होगा, तभी यहाँ ज़्यादा पैसा है। इस तरह के मार्केट कंडीशन में वैसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने सोच समझ के लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बीट गुड क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स या फिर गुड क्वालिटी स्टॉक्स, उनके लिए तो कंसर्न होना नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म हिकअप्स है, कुछ महीनों में फिर से सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। क्योंकि जब तक इंडियन ग्रोथ स्टोरी बना हुआ है मीडियम टू लॉन्ग टर्म का, तब तक मोस्टली प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। आप में से काफ़ी लोगों का क्वेरी आएगा लमसम इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, वैल्यूएशंस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वैल्यूएशंस ऐसा नहीं है कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स करें। SIP STP जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है, वो तो इन्हें कभी बंद नहीं करना चाहिए, तो वो बेस्ट है। लमसम करे नहीं, अगर किसी को करना भी है तो जैसा मैंने बोला है 3-4 ट्रांचेज में डिवाइड करके करे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। लार्ज कैप में तो थोड़ा बहुत किया भी जा सकता है, मिड कैप स्मॉल कैप में तो करने का मतलब नहीं बनता है। म्यूचुअल फंड्स की मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, कोई अगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तब तो स्टॉक्स में आप स्टॉक का वैल्यूएशन देखेंगे। देखिए कि जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस स्टॉक का वैल्यूएशन कैसा है। मार्केट ऊपर है नीचे है, डजेंट मैटर। अगर उस स्टॉक का वैल्यूएशन रीजनेबल है, अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है, तब तो कभी भी वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। थोड़ा बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो एवरी सैटरडे शाम को 7:30 to 8:30 PM मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, वहां पे आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।